नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं अरुण कुमार दुबे और आज हम उपस्थित हैं आपके सामने कक्षा 12 के कृषि रसायन के अध्याय 9 के साथ कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण और इसका 5वां और अंतिम वीडियो लेकर आपके सामने, जिसमें हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में, नासी रसायनों द्वारा होने वाले प्रदूषण के बारे में और उर्वरकों द्वारा होने वाले प्रदूषण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण के बारे में। देखिए, विभिन्न साधन होते हैं जिनसे ध्वनियां उत्पन्न होती, जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाट, किसी वाद्य यंत्र द्वारा निकलने वाली ध्वनि। ठीक है, तो हर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती। दो प्रकार की ध्वनियां हमें अपने दिमाग में ध्यान रखनी है। एक है कर्णप्रिय ध्वनि, दूसरी है शोर। ये जो शोर है ना, ये प्रदूषण करता है। तो हमें यह जानना होगा कि शोर हम किसे कहते हैं। पहली बात तो शोर अवांछित है, दूसरी अप्रिय ध्वनि है, तीसरी उच्च तीव्रता वाली ध्वनि है ना? और ये हमारे लिए परेशानी करने वाली है। तो मोटे तौर पर जब किसी साधन से, कौन सा साधन? ध्वनि उत्पन्न करने वाला साधन, ध्वन्योत्पादक साधन, जब किसी साधन से निर्गत ध्वनि असह्य हो जाती है, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अभी हम कैसे जानें कि कौन सी ध्वनि हमारे बर्दाश्त के बाहर है? तो भारतीय मानक संस्थान ने 90 डेसिबल की ध्वनि को मानक ध्वनि माना है। अब 90 के आगे आप एक डीबी का चिन्ह देख रहे हैं, डीबी है ना, ये मात्रक है ध्वनि का और इसे हम बोलते हैं डेसिबल। जैसे भार को किलोग्राम में नापते हैं ना, लंबाई को मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, वैसे ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं। तो 90 डेसिबल की जो ध्वनि हमारी है वो एक मानक ध्वनि कहलाती है। आइए देखते हैं कि कुछ एक साधन है जिनसे ध्वनि निकलती है, वो कितनी कितनी तीव्रता की होती है। हमारी श्रवण सीमा शुरू होती है 0 डेसिबल से, इससे कम डेसिबल की जो ध्वनि है उसे हम नहीं सुन सकते, है ना? अब दूर से अगर पत्तियां सरसरा रही हैं तो 10 डेसिबल की आवाज होती है। इसी प्रकार से टीवी स्टूडियो में जो शांत बैकग्राउंड होती है उसमें 30 डेसिबल की, लगभग 20 डेसिबल्स की होती है। जिस कमरे में हम रात में एकदम शांत सो रहे होते हैं उसमें 30 डेसिबल की होती है। किसी पुस्तकालय में 40 डेसिबल और औसत रूप से घरों में हमारे 50 डेसिबल तक का साउंड होता है। वैक्यूम क्लीनर वगैरह चलाते हैं 70 डेसिबल तक का होता है। सड़क के किनारे अगर हम 5 मीटर की दूरी पर है तो 80 डेसिबल का शोर हमें होगा। और ये रहा हमारा मानक ध्वनि, जिसे हम कहते हैं 90 डेसिबल वाली। इससे ऊपर अगर हम बढ़ते हैं धीरे धीरे तो वो हमारे प्रदूषण का कारण बनता है और वो शोर की सीमा में शामिल हो जाता है। जैसे डिस्को चल रहा है, स्पीकर वगैरह चल रहा है, 100 डेसिबल की है। 1 मीटर की दूरी से चैनसा है, ये 110 डेसिबल है। और 120 डेसिबल पर हमारी असुविधा की सीमा शुरू हो जाती है। यहां तक तो हम फिर भी किसी तरह से बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन 120 डेसिबल से ऊपर जाने के बाद में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। और 130 डेसिबल तो हमारी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड है, ये हमारे दर्द की दहलीज है। इसके ऊपर तो बहुत ही बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। कई बार हमारे घरों के आसपास से जेट विमान ऊपर से होकर के गुजरते हैं, उस समय लगभग 140 डेसिबल के आसपास का शोर होता है, जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं? देखिए, कुछ तो स्रोत होते हैं प्राकृतिक। प्रकृति में भी अनेक प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। कई बार ये ध्वनियां बहुत उच्च तीव्रता की होती हैं, और तब ये बर्दाश्त के बाहर होती हैं और ये प्रदूषण के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये प्राकृतिक स्रोत हैं। कृत्रिम स्रोत हैं और कुछ मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होने वाले स्रोत हैं। और फिर जो मनोरंजन के साधन हमारे हैं, टीवी, डेक, लाउड स्पीकर और ये सब हमारे जो मनोरंजन के साधन हैं, इनसे भी ऐसी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं जो पर्यावरण प्रदूषण करती हैं। प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्र के किनारे ऊंची ऊंचे ज्वार भाटा उठना, ये सब भी, पानी का बहुत तेजी से तूफान के साथ बरसना,
ये सब भी ऐसी ध्वनियां उत्पन्न करते हैं जो बहुत ज़्यादा उच्च तीव्रता की होती हैं और ये प्रदूषण की सीमा में आती हैं। हम बात करते हैं कृत्रिम स्रोतों की। ये मानवीय साधनों से उत्पन्न होती है। इनमें बहुत भारी-भारी मशीनें हैं, उद्योग धंधों द्वारा है, स्थल परिवहन के साधन हैं, ट्रक हैं, बसेस हैं, भारी-भारी जो, और इसके अलावा वायु परिवहन के साधन हैं, जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स और जल परिवहन के साधन हैं। जो लोग समुद्र के किनारे बंदरगाहों के आसपास रहते हैं, वहाँ पर जो ये जलयान होते हैं, इनके भारी भरकम जो शोर होते हैं और इनके सायरन्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी के कारण होते हैं। मनोरंजन के साधनों में सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, लाउडस्पीकर, स्टीरियो वगैरह वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है, अगर वो शोर की सीमा में आ रही है। मानव कार्यकलाप, बहुत सारे हमारे सामाजिक ऐसे कार्यकलाप होते हैं, सामाजिक कार्यकलाप होते हैं, राजनीतिक कार्यकलाप होते हैं, मेले ठेले हमारे धार्मिक कार्यकलाप होते हैं। इसमें लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, परिवहन के साधन आते हैं, है ना, और हर तरफ शोर शोर रहता है, लाउड स्पीकर उसमें लग रहे हैं। तो इन सब साधनों के से भी काफी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। प्रभाव क्या होते हैं देखिए ध्वनि प्रदूषण के? ध्वनि प्रदूषण के हमारे शरीर पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। श्रवण शक्ति पर हम प्रभाव देखते हैं। तो सुनने की जो हमारी एक सीमा है, उस सीमा से अधिक की अगर ध्वनि होती है, तो हमारे, और उसमें हम लंबे समय तक अगर रहते हैं, तो वो हमारे श्रवण शक्ति पर बुरा प्रभाव डालती है, हैं? और धीरे-धीरे बहरेपन की समस्या होने लग जाती है। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं या बहुत शोर-शराबा वाली जगह पे रहते हैं, वो लोग ऊँचा सुनने लगते हैं। पहली स्थिति क्या होती है? ऊँचा सुनने, है ना? और धीरे-धीरे अगर बहुत लंबे समय तक इसमें रहें, तो बहरेपन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक कार्य प्रणालियों पर भी हमारा बुरा प्रभाव पड़ता है। शोर एक धीरे ज़हर की तरह से कार्य करता है। वो डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट काम ज़्यादा करता है। वो हमारे शरीर की विभिन्न कार्य प्रणालियों पर प्रभाव डालता है। कैसे प्रभाव डालता है? पहले हमारे मानसिक स्थिति को खराब करता है, चिड़चिड़ापन लाना, अनिद्रा लाना, है ना? और फिर उसके माध्यम से फिर रक्तचाप को बढ़ाना, रक्तचाप बढ़ने के बाद में फिर शरीर के जो दूसरे अंग हैं, उन अंगों पर कुप्रभाव पड़ते हैं। मानसिक बेचैनी, एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन, बाद में जाकर वो डिप्रेशन, क्रोध, एंग्जाइटी तक में जा सकते हैं। ये मानव आचरण पर भी बुरे प्रभाव इसके पड़ते हैं। शांत जगह में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका स्वभाव संयत होता है, वे शांत स्वभाव के होते हैं। और अगर हम ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जहाँ पर दिन रात शोर हो रहा है, तो उसका प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। एकाग्रता में कमी आती है, चिड़चिड़ापन एक इसमें प्रमुख कारण है। और ये ऐसा रक्तचाप बढ़ने के वजह से भी हो सकता है और लगातार शोर में रहने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उतावलापन या एंग्जाइटी इसमें देखने को मिल सकती है। गुस्से में वृद्धि, है ना? और धीरे-धीरे हमारे स्वभाव में एक उग्रता से भी हमको देखने को मिल सकती है। आर्थिक प्रभाव, ऐसे स्थानों पर जहाँ बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होता है, लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो ऐसे स्थानों पर जो प्रायः सामान्य गतिविधियां होती हैं, मजबूरी में इंडस्ट्रियल गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, पर सामान्य रूप से लोग वहां पर रहना पसंद नहीं करते। इसी कारण से आजकल शहरों में लोगों ने अपने निवास के लिए शहरों से दूर शांत जगहों को चुनना आरंभ कर दिया, जिनको हम सैटेलाइट टाउन कहते हैं। और वहां से वो लोग काम करने के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ होंगी, वहाँ मार्केट डेवलप होंगे, वहाँ के ज़मीनों के दाम बढ़ेंगे, वहाँ की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। जहाँ लोग नहीं रहेंगे, धीरे-धीरे, अमेरिका का एक शहर था डेट्रॉइट, जो बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री कहलाता था और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। कुछ और अन्य कारणों की वजह से वो शहर वीरान हो गया। आज डेट्रॉइट शहर में बड़ी-बड़ी जो इमारतें हैं, बड़ी-बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे जो घर हैं, वो सब के सब खाली पड़े हुए हैं और एक प्रकार से वो शहर वीरान हो गया। अब वो रहने लायक नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक टेबल आपके सामने है और इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के वातावरण में कितनी तीव्रता की ध्वनियाँ आती हैं। जैसे अगर शोरगुल भरा कार्यालय, 0 डेसिबल के बारे में हमने बात कर ली, यहाँ तक हमने बात कर ली थी औसत घरों के बारे में।
30 से 40 डेसिबल का शोर हमको यहाँ मिलता है। औसत कार्यालय में जहाँ शांति से सब लोग अपना अपना काम कर रहे हो वो 50 डेसिबल का शोर होता है। और जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, सामान्य रूप से बात कर रहे होते हैं, तो लगभग 60 डेसिबल के आसपास का होता है। आपको पता है ये 90 डेसिबल की मानक ध्वनि के अंदर में ही है। अगर कोई कार्यालय है जहाँ थोड़ा सा व्यस्त है और कोई एक ट्रैफिक है जो थोड़ा बिजी ट्रैफिक है, तो वहाँ 70 डेसिबल तक भी ध्वनि जा सकती है। तेज आवाज में अगर रेडियो चल रहा है या क्लास में अगर व्याख्यान हो रहा है तो 80 डेसिबल तक की जाती है, और ये हमारी मानक ध्वनि होगी 90 डेसिबल की, है ना। इससे ऊपर की जो ध्वनियां हैं वो हमारे लिए परेशानी का कारण बनती है। फैक्ट्रियों में जो शोर होता है वो 100 डेसिबल तक के आसपास होता है। सायरन अगर 30 मीटर से बज रहा है, और ऐसे वातावरण में अगर हम 8 घंटे तक रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारी शारीरिक कार्य प्रणालियों पर इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। 110 डेसिबल के शोर में अगर हम आधा घंटा भी रह लें तो इससे हमारी जो नुकसान है हमारे शरीर को वो अवश्य रूप से होता है। 120 डेसिबल का जो शोर होता है, यहां पर हमारा थ्रेशोल्ड है, दर्द की दहलीज है जिसको हम बोलते हैं, है ना। यहां से गंभीर नुकसान होने हमारे शुरू हो जाते हैं। जेट विमान वगैरह जब उड़ रहे होते हैं तो कुछ ही सेकंड, उसमें तो थोड़ी देर पे ही इतना ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा पेन होता है, और इससे जो नुकसान होता है वो काफ़ी नुकसान हो सकता है। और 160 डेसिबल के पास तो इस प्रकार की जो ध्वनि है उससे तो कान के पर्दे तक फट सकते हैं, है ना। जब तोप के गोले फटते हैं या कोई विस्फोट होता है या कोई बहुत उच्च तीव्रता की कोई आवाज़ आती है तो उससे हमें कान के पर्दे फटने का भी खतरा होता है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी, किस प्रकार से वातावरण को हमारे प्रदूषित करते हैं। अब हम कृषि रसायनों द्वारा होने वाले मृदा, जल और वायु प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। कृषि रसायनों को जैसा आपको पता है कि आजकल खेती के लिए हम बहुत सारे कृषि रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। ये उर्वरक भी है और ये नाशी रसायन भी है, जिनमें पीड़कनाशी है, कीटनाशी है और खरपतवार नाशी रसायन है। इनका प्रयोग तो हम करते हैं फसलों पर, लेकिन ये खेतों में लंबे समय तक बने रह करके हमारे लिए प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। उपयोग की सही जानकारी न होने की वजह से भी कारण बन जाते हैं, और निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में इनका प्रयोग करने से भी ये प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। ये क्या कार्य करते हैं कि मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इनमें प्रयोग की सही अगर जानकारी हमें नहीं है तो, और हम निर्धारित मात्रा से ज्यादा मात्रा में अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो खेतों में ही परसिस्ट कर जाते हैं, खेतों में ही स्थायित्व बनाए रखते हैं। किस वजह से? अत्याधिक प्रयोग से। प्रयोग में दिक्कत नहीं है, अत्याधिक प्रयोग से। ये भूमिगत जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है, जैसे भूमिगत जल है, सतही जल है, मृदा है, जीव जंतु और पर्यावरण, इस पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं? प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। दो प्रकार के रसायनों का हम इस्तेमाल करते हैं खेती किसानी में। एक रासायनिक उर्वरक और दूसरे नाशी रसायन, और इन दोनों के अविवेक पूर्ण प्रयोग और अत्यधिक मात्रा में प्रयोग से प्रदूषण होता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग जो इसमें हो रहा है, विशेष करके इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का हमें प्रयोग हो रहा है। फसलों में जब हम इसका प्रयोग करते हैं ना, सारा का सारा पार्ट फसलें इनका ग्रहण नहीं करती। नाइट्रोजन जितनी हम इस्तेमाल करते हैं उसका 25% लोअर लिमिट से लेकर के और 30-40% अपर लिमिट तक जाते हैं। बहुत मैक्सिमम चला गया तो 70% तक इसमें जा सकता है। फास्फोरस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो मात्र 5 से 30% ही इस्तेमाल इसमें हो पाता है, और जो बचे हुए तत्व हैं वो कहां पर रहते हैं? खेतों में, खेत की मिट्टी में परसिस्ट कर रहे हैं। वर्षा के साथ ये बह करके नदी और तालाबों में चले जाते हैं। और जो नाइट्रेट है, नाइट्रोजन उर्वरकों का हम लंबे समय तक अगर प्रयोग करते हैं तो ये मृदा को अम्लीय बना देते हैं, और खेतों में पड़ी हुई जो नाइट्रेट है वो रिस करके भूमि जल तक चली जाती है। जल में अगर नाइट्रेट की मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाए तो पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालती है। फास्फोरस में अगर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर और
200 से 300 मिलीग्राम प्रति लीटर से जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है, अगर इसकी कमी होती है तो शैवालों की वृद्धि पर प्रभाव डालती है। शैवालें जलीय जीवन का आधार है। अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो शैवालों पर निर्भर करते हैं, और शैवालें दुनिया भर में होने वाले प्रकाश संश्लेषण का एक मेजर पोर्शन जो है वो कवर करती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन उत्पादन और बायोमास उत्पादन में ये प्रकृति का आधार बनती है। कुछ भारी तत्व ऐसे हैं जो उर्वरकों में पाए जाते हैं। विशेष करके जो हमारे फास्फोरस वाले उर्वरक हैं वो किससे बनते हैं? रॉक फास्फेट से बनते हैं। और रॉक फास्फेट में ये जो तत्व हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसमें आर्सेनिक है, कैडमियम है, कॉपर, मरकरी, मैंगनीज, निकल, लेड, यूरेनियम और जिंक। जिसमें भी ये जो कैडमियम है और सीसा, ये मेन विलेन है, प्रमुख खलनायक। ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले भारी तत्व हैं। ये तत्व पहले पौधे इनका अवशोषण करते हैं और पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में ये पहुंच जाते हैं, और वहां से जब इनका प्रयोग करते हैं मनुष्य और अन्य जीव जंतु, तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ये उनके अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। इनकी मात्रा अगर निर्धारित मात्रा से ज्यादा होती है तो ये गुर्दों का काम करने पर प्रभाव डालते हैं, आंतों पर प्रभाव डालते हैं और आमाशय को कमजोर करने का कार्य करते हैं। साथ ही हाइपरटेंशन वाली जो बीमारियां हैं उनमें भी ये योगदान देते हैं। ये टेबल है, इस टेबल पर हम देखते हैं कि विभिन्न उर्वरकों में सीसा और कैडमियम की जो मात्रा है इसका हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं। रॉक फास्फेट में आप देख लिए और सिंगल सुपर फास्फेट में आप शीशे की मात्रा देख सकते हैं कि इसमें कितनी है और कैडमियम की मात्रा इसमें कितनी है। इसी प्रकार से डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोफास्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इन सब में सीसा और कैडमियम की मात्रा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। खेतों में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जैसा हमने आपको बताया खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके ये हमारे शरीर में भी जा करके और नुकसान उत्पन्न करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में। देखिए, रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है ना, ये तब प्रदूषण का कारण बनते हैं जब ये निर्धारित मात्रा से अधिक होते हैं। प्रकृति में कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जहां से रेडियो एक्टिव विकिरण उत्पन्न होते हैं। इनमें अल्फा, बीटा और गामा रेस निकलती हैं। इन सब में जो गामा विकिरण है वो इन दोनों की तुलना में ज्यादा भेदन की क्षमता रखता है। इस कारण नुकसान भी हमारे जो गामा किरणें हैं वो जरूर से ज्यादा हमें करती हैं। कहां से उत्पन्न होती हैं ये सब किरणें? नाभिकीय विस्फोटों से उत्पन्न होती हैं ये रेडियो एक्टिव पदार्थ। आज सभी देशों में परमाणु संपन्न बनने की होड़ सी लगी हुई है। हालांकि परमाणु शक्ति का प्रयोग हम शांतिपूर्वक कार्यों में भी कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रयोग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप, जैसे रूस में चेरनोबिल में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट का विस्फोट हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, और अन्य इस प्रकार देशों में होने वाली जो घटनाएं हैं जिनकी वजह से ये रेडियोधर्मी पदार्थ, इनका विकिरण हो सकता है, विसर्जन हो सकता है, और इससे तो भूमि, जल और वायु तभी प्रभावित होते हैं। और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि ये प्रभाव लंबे समय तक स्थायी रखते हैं। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, लेकिन आज भी उसके दुष्प्रभाव वहां की वनस्पतियों और वहां के जीव जंतु, यहां तक कि मनुष्यों में पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर देखने को हमको मिल रहे हैं। फास्फोरस युक्त जो उर्वरक है ना, उनमें हमने जैसे अभी चर्चा करी कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि रेडियो एक्टिव पदार्थ भी इनमें पाए जाते हैं। ये तत्व आनुवंशिक संरचना में जाकर के परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, आनुवंशिक विकृतियां ये उत्पन्न कर देते हैं, जिससे आनुवंशिक जो विकृति होती है साथ में प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आती है, जनन क्षमता में कमी आती है, और कई प्रकार के रोग भी इसकी वजह से होते हैं। बालों का झड़ना, हाथ पैरों में जलन, असमय बुढ़ापा और तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, यहां तक कि कैंसर भी इस रेडियो एक्टिव विकिरण के कारण। तो इनका बहुत सोच समझकर बहुत ही नियंत्रित इस्तेमाल करना चाहिए। बात करते हैं नाइट्रोजन वाले पदार्थों की। जो नाइट्रेट वाले पदार्थ हैं, ये नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक हैं, इसका जो शेष नाइट्रेट है जब ये जल में मिल जाता है तो प्रदूषण उत्पन्न कर देता है। खेतों में रहे
तो पौधे इसको लेकर के और अच्छी वृद्धि और विकास करते हैं। लेकिन अतिरिक्त मात्रा में जो नाइट्रेट है वो पानी के साथ घुल करके और जल स्रोतों में पहुंच जाता है। ऐसे नाइट्रेट युक्त जल के उपयोग से मेथोग्लोबिनियम ब्लू बेबी सिंड्रोम है ना, ये रोग उत्पन्न हो जाता है। और नाइट्रेट की अगर अधिक सांद्रता हो तो इससे मानसिक कमजोरी, अति तनाव, शीघ्र मृत्यु, कैंसर के कारण ये सब भी देखने को मिलता है। अच्छा, नाइट्रेट जो है ना वो नाइट्राइट में जब बदल जाता है तो ये आमाशय पर भी बुरा प्रभाव डालता है। नाइट्राइट से अमीन्स और उससे नाइट्रोसामीन बनते हैं और ये कैंसर कारक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कैंसर उत्पन्न करने वाला होता है। बड़े बड़े जो तालाब हैं, जल स्रोत हैं, उसमें जो खेतों में प्रयुक्त की गई है उर्वरक और जिनके बचे हुए अंश हैं नाइट्रोजन के, फास्फोरस के और पोटेशियम के, ये जब इन उर्वरकों युक्त जो वर्षा का जल है जब ये पहुंचता है तालाबों और जलाशयों में तो वहां जलीय पौधों की वृद्धि में अचानक बहुत बढ़ोतरी कर देता है। और उससे जब जलीय पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि करते हैं तो उस जल स्रोत के ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जल स्रोत के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो जल स्रोत में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसको हम बीओडी से नापते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ये क्या होती है? बढ़ जाती है। इसका बढ़ना प्रदूषण का द्योतक है। बीओडी की मांग बढ़े तो इसका मतलब वो जो जल स्रोत है वो प्रदूषण की ओर बढ़ रहा है। बीओडी की मांग बढ़ेगी तो इसका बुरा प्रभाव जलीय जीव जंतुओं पर पड़ता है और वे ऐसे प्रदूषित जल में मरने लग जाते हैं। ऐसे जल में दुर्गंध भी आती है, हाँ? और इसका पी लेने से और अन्य उपयोग करने से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। यही नहीं, उर्वरकों के प्रयोग से वायु प्रदूषण भी होता है। कैसे होता है? जब खेतों में हम नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया इत्यादि इनके प्रयोग से बनती है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी के साथ में ये ओजोन से, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है और अमोनिया है, ये क्रिया करती है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। आपको पता है कि ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है और इस परत से पराबैंगनी विकिरण होकर के नीचे नहीं आ पाते। जब ओजोन परत नष्ट हो जाएगी, ओजोन परत को नुकसान होगा तो ये पराबैंगनी विकिरण को नहीं रोक पाएगी और ये पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आने लग जाएंगे जिसके गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस मामले में नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया से ज्यादा घातक है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं कि कैसे ये ओजोन परत को भारी क्षति पहुंचाते हैं। परंतु नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व में शामिल हैं। ओजोन के नष्ट होने के जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है वो पृथ्वी पर जाती है, जिससे पौधों को भी नुकसान होता है, उनके फसल चक्र में परिवर्तन होता है, उनके उत्पादन में दिक्कतें आती हैं, कमी देखने को मिलती है और पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर भी इससे गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन विकिरणों से चर्म रोग, कैंसर इत्यादि रोग हो जाते हैं पराबैंगनी विकिरणों से। नासी रसायनों के प्रयोग से कैसे प्रदूषण होता है? नासी रसायन वो होते हैं जिनका प्रयोग हम कहां करते हैं? कीटनाशकों को रूप में, पीड़कनाशियों के रूप में और खरपतवार नाशियों के रूप में। ये अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए भी किए जाते हैं और कीटनाशी, रोगनाशी और खरपतवार नाशी के रूप में भी इनका प्रयोग हम करते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष कैसे धीरे धीरे उधर उर्वरकों का भी प्रयोग बढ़ रहा है और इधर नाशी रसायनों का भी प्रयोग हमारी खेती के सिस्टम में बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए, जब हम इन कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में तो ये किस प्रकार से जल, मृदा और वायु को प्रदूषित करते हैं। ये पौधे हैं, इन पर हमने कीटनाशी का एप्लीकेशन किया अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यहां से जो उत्पाद हुआ उस उत्पाद को एनिमल्स एंड प्लांट्स ने, ह्यूमन ने, मनुष्यों ने और अन्य जंतुओं ने इसको प्रयोग में किया और एक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से इनके भीतर पहुंच गए। पौधे पर प्रयोग किया तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा बचा रहा वो बारिश के पानी के साथ आकर जल स्रोतों में मिल गया।
कीटनाशी रसायनों का प्रयोग हमने मृदा में किया। कई बार हम कीटनाशी रसायनों का प्रयोग मृदा में भी करते हैं। जो नेमेटोड्स हैं या इस प्रकार के जो दीमक हैं जो भूमि में हैं, उनको मारने के लिए सॉइल हम ट्रीटमेंट करते हैं। और उस दौरान अगर यहां से अतिरिक्त जो मात्रा है वर्षा जल के साथ बह के वो जल में भी जा सकती है, या वाष्पीकृत होकर के वो वायु में जा सकती है, जो वापस प्रेसिपिटेट होकर के या वर्षा के द्वारा वो वापस पौधे और खेतों तक आ। तो ये पूरा सिस्टम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इंटरट्वाइन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर इस किसी भी सिस्टम में किसी भी तरह से ये कीटनाशी अतिरिक्त मात्रा में पहुंचते हैं तो वो अन्य सिस्टम्स में भी जाने से नहीं बचेंगे। वायु प्रदूषण भी फैलाते हैं नासी रसायन। कैसे? इनके जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, वो हवा को प्रदूषित कर देते हैं। ऐसे वायुमंडल में अगर हम सांस लेंगे तो वो हमारे शरीर को श्वसन की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। साथ ही ये पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित जो अन्य गैसें हैं उनके साथ भी क्रिया करके और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स पॉल्यूशन फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। लगातार अगर इनको बहुत समय तक इनका इस्तेमाल करते रहे ना, तो ये नासी रसायन मृदा में जाकर संचयित हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो है क्लोरीन युक्त कीटनाशी, क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड्स। इनका संचय सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और संचय होने से क्या होता है? खेतों में संचय होंगे, प्लांट्स में जाएंगे, प्लांट्स से फिर एनिमल्स और ह्यूमन, मनुष्य और अन्य जीव जंतु इनका प्रयोग करेंगे, और फिर ये स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। जब हम मृदा नमूनों का सैंपल करते हैं ना, तो उसमें कीटनाशियों की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई है। खेतों में अगर इनका हम लगातार प्रयोग करते रहते हैं तो ये वर्षा जल के साथ में बह करके सतह पर वर्षा जल के साथ बहकर जाते हैं, और इसमें औद्योगिक संस्थानों का बहिस्राव भी है, नासी रसायन में पहुंच करके उसे प्रदूषित करते हैं। दुर्गंध युक्त जो नासी रसायन है इनके बहने से वातावरण और हमारा जल भी प्रदूषित हो जाता है। जैव श्रृंखला में जब ये शामिल हो जाते हैं तो दुधारू पशुओं तक चले जाते हैं, मनुष्यों तक चले जाते हैं। एक संस्थान है ITRC, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, हिंदी में से बोलते हैं औद्योगिक, ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, विश्व अनुसंधान केंद्र। ये लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है जो औद्योगिक बहिस्राव से निकलने वाले घातक रसायनों पर शोध करता है। इसने जब कावेरी और गंगा जैसी नदियों के जल का सैंपल लिया तो उसमें ये नासी रसायन पाए गए, DDT, एंडोसल्फान, मेलाथियन, पैराथियन, डाइमेथोएट और एथियन। इनका इस्तेमाल तो हमने खेतों में किया था ना, फिर ये नदियों के जल तक कहां तक पहुंच गए? अतिरिक्त मात्रा में अविवेक पूर्वक और जानकारी नहीं होने के अभाव में ये संचयित होकर धीरे धीरे वर्षा जल के साथ में नदियों में पहुंचे। और आप समझ सकते हैं कि नदियों में जाने के बाद ये जलीय पादपों और जलीय जीवन पर कैसा दुष्प्रभाव उत्पन्न करेंगे। और इन नदियों का पानी हम पेयजल के माध्यम से घरों में प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर पर ये कैसा बुरा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। बाजार में बिकने वाले जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए और किसी न किसी तरह से वो भी कीटनाशियों के संपर्क में आते हैं। सब्जियों में विशेष रूप से इनका प्रयोग आजकल ज्यादा मात्रा में होने लग गया है कीटों से बचाने के लिए। तो खाद्य श्रृंखला के दौरान ये जो कीटनाशी हैं इनका जैविक सांद्रण होता है, बायो मैग्निफिकेशन होता है, इसकी मात्रा बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम फूड चेन से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और ये जो खतरनाक मात्रा है, ये एक मात्रा जो खतरनाक मात्रा में जो वृद्धि हो रही है ये मानव के शरीर पर दुष्प्रभाव उत्पन्न करती है। नासी रसायनिक जो अवशेष हैं इनके मनुष्य के वसा, ऊतक, खून और दूध में भी पहुंच चुके हैं। कीटनाशकों का जो फसलों पर प्रयोग है ना, इसका मनुष्य के शरीर पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे कैंसर, सिर दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अंधापन, आमाशय के रोग,
आंखों के रोग और यकृत शोथ, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि पर इसके प्रभाव देखे गए हैं और ये सब उत्पन्न होते हैं। मानव के साथ साथ अन्य लाभदायक जीवों पर भी ये बुरा प्रभाव डालते हैं। देखिए, खेती किसानी में सभी कीट हानिकारक नहीं होते। बहुत सारे हमारे मित्र कीट भी होते हैं जो हमारे लिए अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। क्राइसोपरला है, कॉक्सिनेला है, मैना, मकड़ी, लेडी बर्ड बीटल वगैरह ये खेती में लाभदायक कीटों की श्रृंखला में आते हैं। इसके अतिरिक्त परागण करने वाले जितने भी कीट हैं, आपको पता है परागण की प्रक्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है। बिना परागण के तो निषेचन नहीं होने का, और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक बीज और फल नहीं बनेगा और हमारा प्रोडक्शन या उत्पादन इन्हीं से तो होता है। जितनी मात्रा में परागण उतनी मात्रा में हमारा उत्पादन। तो परागण करने वाले जो कीट हैं, मधुमक्खियां वगैरह, ये कीटनाशियों से मर जाती हैं और इससे परागण की क्रिया प्रभावित होती है। नेचुरली इससे हमारा उत्पादन गिरेगा। और जो शहद इनके माध्यम से बन रहा है, परागण के माध्यम से, उन शहदों में भी कीटनाशियों के अवशेष पाए गए हैं। ऐसे कहते हैं कि शहद बहुत शुद्ध होता है और इससे विभिन्न प्रकार की औषधियां भी बनती हैं, लेकिन इसके भीतर ही कीटनाशक के अवशेष इसमें पाए गए हैं। तरह तरह के रोग उत्पन्न करने वाले और बीजोपचार के काम में आने वाले रसायन है, जैसे थायरस है, थायरस बाविस्टिन है, मैंकोजेब है, जाइनब है, सल्फर है ना। बहुत सारे हम फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एट्राजीन है, सीमेजीन है, आइसोप्रोट्यूरॉन है, डेलापान। इन सब खरपतवार नाशियों से पर्यावरण क्या होता है, बुरी तरह से मृदा, जल और वायु तीनों के तीनों प्रदूषित होते हैं। बहुत सारे मृदा सुधारकों का हम इस्तेमाल करते हैं ऊसर मृदा या इस प्रकार से अनुपजाऊ मृदा को सुधारने के लिए। तो उन सुधारकों में प्रयोग होने वाले रसायन, भंडारण में प्रयोग होने वाले रसायन, ये रसायन भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसी तरह से एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है केंद्रीय जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम शॉर्ट में सेफेरी भी कहते हैं। इसके अनुसार भारत में 1 लाख व्यक्तियों में से, प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से 60 व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है वो टाइफाइड, पेचिस और पीलिया से हो जाती है। और इसका सबसे प्रमुख जो कारण है वो क्या है, प्रदूषित जल। एक टेबल हम देखते हैं कि कहां कहां से जल प्रदूषित और हानिकारक तत्व हैं, वो निकलकर कौन सा रोग हमें उत्पन्न करते हैं। जैसे जल से संबंधित जो उद्योग हैं उसमें घुलनशील और अघुलनशील कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो पाचन तंत्र में भी कार्य करते हैं। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड वस्त्र और चमड़ा उद्योग में क्लोराइड निकलता है, वो गुर्दे के रोग उत्पन्न करता है। पेट्रोलियम शोधन संस्थानों और कपड़ा उद्योग से सल्फाइड निकलते हैं, श्वसन के रोग। और उर्वरक उद्योगों से अमोनियम निकलता है जो श्वसन के रोग उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से विद्युत लेपन और धातुकर्म इंडस्ट्री से जस्ता जो गुर्दे के रोग उत्पन्न करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कीटनाशक, पेट्रो रसायन, टूटे थर्मामीटर, पारा और लैंप उद्योग से पारा भारी धातु ये निकलती है और हृदय और गुर्दे के रोग के ये प्रमुख खलनायक हैं। लेड खनन स्वचालित जहाजों में निकलते हैं, ये विषाक्त प्रभाव डालते हैं, यानी टॉक्सिसिटी डालते हैं। इसी प्रकार से तांबा शरीर की क्रियात्मक अस्वाभाविकता उत्पन्न करता है। उर्वरक इंडस्ट्री से जो यूरिया है वो पेट में विकार उत्पन्न करता है। पेट्रोलियम शोधन संस्थानों से और चमड़ा शोधन संस्थानों से तेल और ग्रीस निकलते हैं, ये भी पाचन तंत्र पर विकार डालते हैं। और कीटनाशक उद्योग से तो जो निकलने वाले पदार्थ हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते जा रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे शरीर पर, पौधों पर और वायुमंडल पर, जल पर दुष्प्रभाव डालते हैं। टैनिन और डाई इंडस्ट्रीज से रंग और रंजक निकलते हैं जो विभिन्न प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न कर देते हैं। यमुना का जो जल है वो आप देखें कि कितनी बुरी तरह से प्रदूषित है कि अगर उसमें कोई व्यक्ति नहा भी ले तो उसको चर्म रोग हो जाएगा। दिल्ली और इसके आसपास के जो यमुना का जल है वो भयंकर रूप से इन्हीं कारणों से प्रदूषित है। अब एक टर्म पर हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं मृदा में स्थायित्व। पीड़कनाशियों का जो अधिकांश भाग है ना, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं पौधों पर, कीटों के विरुद्ध, अन्य पीड़कों के विरुद्ध,
तो उसका थोड़ा सा भाग ही उन पीड़कों के विरुद्ध काम में आता है और ज्यादातर जो बचा हुआ हिस्सा है, अधिकांश भाग, वो मृदा में मिल जाता है और वहां पर वो क्या करता है, परसिस्ट करता है, वहां पर वो मौजूद रहता है। अब अलग अलग समय होता है अलग अलग पीड़ननाशियों के कि कितने समय तक वो मृदा में हमारे मौजूद हैं। जैसे डीडीटी ले लीजिए। डीडीटी जो हम इस्तेमाल करते हैं खेतों में, वो मृदा में 3 साल तक बने रह सकते हैं। कई केसेस में 15 साल तक भी इनका एग्जिस्टेंस पाया गया है, पर 3 साल औसतन ये खेत पे बने रहते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं और कार्बामेट कीटनाशी हैं, ये केवल कुछ दिनों तक रहते हैं या कुछ माह तक ही स्थायी रहते हैं। विशेष प्रकार के हानिकारक जीवों को मारने के लिए अगर हम विशिष्ट प्रकार का कीटनाशक इस्तेमाल करें, विशेष प्रकार का पीड़कनाशी इस्तेमाल करें, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। आमतौर पर क्या होता है कि हमें कीटों की पहचान नहीं होती और कोई भी अगर कीट हमें दिखाई पड़ता है खेतों में, तो हम एक जनरल इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे वो हानिकारक कीट तो मरते ही हैं, साथ में लाभदायक कीट भी मर जाते हैं। लेकिन जैविक उत्पत्ति वाले या बायोलॉजिकल ओरिजिन की अगर हम कीटनाशियों का इस्तेमाल करते हैं, पीड़कनाशियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पर्टिकुलर एक विशिष्ट पीड़क पर ही जाकर के कार्य करेगा और अन्य पीड़कों पर प्रभाव भी नहीं डालेगा और दूसरी बात उसके ज्यादा मात्रा में रह करके खेतों में स्थायित्व भी नहीं करेंगे। जैसे सभी प्रकार के जो पीड़कनाशी होते हैं ना, वो सभी प्रकार के पीड़कों पर प्रभाव नहीं डालते। जैसे कि देख लीजिए, निमेटोड्स हैं, ये मृदा में रहते हैं और केवल धूम्रक इन पर ज्यादा प्रभावी होते हैं। टिक्स एंड माइट्स हैं, इनके लिए आर्गेनोफॉस्फेट और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन अधिक प्रभावी होते हैं। केचुओं पर, है ना, मृदा में अगर जोर से ज्यादा केचुए हो जाते हैं तो जड़े को भी वो खा सकते हैं। हालांकि केचुए तो ज्यादातर हमारे लाभदायक जीव हैं, पर एक निर्धारित संख्या में, तो उन पर कार्बामेट्स काम करते हैं और निमेटोसाइड्स काम करते हैं और बाकी कीटनाशक उन पर ज्यादा असर नहीं करते। ऐसे जीवाणु जो नाइट्रीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इन जीवाणुओं पर पीड़कनाशियों का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और आपको पता है कि इन जीवाणुओं के द्वारा ही स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इनका नुकसान होने का मतलब हमारे नाइट्रेट पौधों की उपलब्धता पर फर्क पड़ना। तो इन क्रियाओं पर खरपतवार नाशकों की तुलना में कीटनाशक और फंजाई नाशक अधिक हानिकारक पाए गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये कीटनाशक और पीड़कनाशक हम पर दुष्प्रभाव नहीं डाले? तो कुछ उपाय हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम इनके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। जैसे जब हम उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या करें, संतुलित प्रयोग करें, जितनी आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो कहां जाएगा वो, खेतों में चला जाएगा और वहां से बह करके जल स्रोतों में चला जाएगा। अगर हमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने हैं तो एक साथ न दें। कैसे दें उनको, किश्तों में दें। और कैसे दें, आवश्यकता अनुसार दें। नाइट्रोजन का भी अगर इस्तेमाल करना है तो इसमें भी मंद गति उपलब्ध उर्वरकों का हम इसमें प्रयोग करें। फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों का अगर हमें प्रयोग करना है तो हम इसको गहरी सतह में प्रयोग करें। गहरी जुताई करने के बाद तब उसमें हम इसका इस्तेमाल करें। सबसे अच्छी जो चीज है वो है देशी खाद, हरी खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। इनका अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। भूमि का प्रबंधन करके भी हम कीटनाशकों और पीड़कनाशकों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। जैसे गर्मी में अगर हम गहरी जुताई कर देते हैं तो हानिकारक जीवाणु जो नीचे के हैं वो ऊपर सन के कांटेक्ट में, सन के जो रेज हैं उनके संपर्क में आने से वो नष्ट हो जाते हैं और इससे खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। खेतों में हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसलों की बुआई करके और बाहर से ऊपर से जो नाइट्रोजन हमको देनी है उसकी जरूरत को हम
कम कर सकते हैं। फसल चक्र अपनाना इसके लिए बहुत जरूरी है। हम अपने खेतों को ब्लॉक्स में बांट लें। एक बार एक ब्लॉक में अनाज वाली फसलें हम लें, अगले बार उन्हीं ब्लॉक्स में हम दाल वाली फसलों का इस्तेमाल करें, और जिनमें हमने दाल इस्तेमाल वाली फसलें करी थी उनमें हम अनाजों का ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उपयुक्त फसल चक्र अपनाकर भी हम बाहर की जो उर्वरक सप्लाई है उस पर निर्भरता अपनी कम कर सकते हैं। ढलान वाले अगर हमारे खेत हैं तो वहां स्टेप फार्मिंग करें, है ना, समोच्च रेखा पर खेती करें, जिसको हम वेदिका कृषि बोलते हैं। मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करना इसमें बड़ा फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है कि ऊपर वाले सरफेस पे जो पेड़ पौधे के जो अवशेष रहते हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं, और नीचे की ओर के जो हानिकारक कीट वगैरह रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे वो सूर्य के संपर्क में आके वो नष्ट हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से इसमें फायदा होता है और मिट्टी के उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। जब हम नाशकीय रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो उस संबंधी हमें गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कम से कम, है ना, बहुत ही ज्यादा इसमें रेस्ट्रेन रखना चाहिए। कम से कम इनका इस्तेमाल करें, और अधिक आवश्यक हो तो जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। यानी ऐसे कीटनाशक जो स्वयं जीव हो या जीव बायोलॉजिकल ओरिजिन के हों, जैविक उत्पत्ति के हों, उनका हम इसमें प्रयोग करें। पौधों के संरक्षण के समन्वित प्रबंधन करें। समन्वित प्रबंधन में क्या होता है? हम भौतिक तरीके भी अपनाते हैं, रासायनिक तरीके भी अपनाते हैं, और जैविक तरीके यानी जैविक कीटनाशी और जैविक पीड़कनाशी तीनों का जहां पर जैसी जरूरत हो इंटीग्रेटेड हम इसका इस्तेमाल करें। प्रतिरोधी किस्मों का इस्तेमाल करें। आजकल कृषि अनुसंधान केंद्रों के द्वारा अनेक कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं। उनका अगर हम प्रयोग करें तो वे ऑलरेडी उन कीड़ों और उन पीड़कों से प्रतिरोधी उनके अंदर क्षमता होती है। कारखानों, ऐसे जो कारखाने जहां से नाशी रसायन बन रहे हैं उससे जो विसर्जन होता है, जो उत्सर्जन होता है, वहां पर पोल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं उनको बहुत ही कड़ाई से उनका पालन करना चाहिए, ताकि वहां से निकलने वाला विसर्जन मिट्टी में, वायु में अथवा जल में न मिलने पाए। बीजोपचार जब हम कर रहे हैं, कई बार हमें सीड का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ताकि खेतों में जाने से पहले उनको सीड ट्रीटमेंट करते हैं कि वो जाके रोगी न हो जाए। तो हम इसमें ट्राइकोडर्मा और जैविक विधियों को काम में लेवें। खरपतवार नाशियों को अगर हमें काम में लेना है तो बचाव के उपयोग पर हमें उपायों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए समय समय पर हमें निराई और गुड़ाई करते रहनी चाहिए। ये भौतिक तरीके हैं, फिजिकल मेथड्स हैं खरपतवारों से बचने के लिए, बजाय कि उसमें हम सिर्फ रसायन छिड़क कर उनको खत्म करें। रोग रोधी किस्मों के इस्तेमाल करें, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ही ली। खाद्य पदार्थों में तो इनका इस्तेमाल बहुत कम से कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये सीधे हमारे पेट में और जानवरों के भोजन में ये पहुंचते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड मानक जो बने हुए हैं, निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। जितने भी प्रदूषण स्रोत हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, इनसे होने वाले प्रदूषण और रोकथाम के तरीकों का समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि उनमें एक भय बना रहे कि यदि हम प्रदूषण इसमें करेंगे तो सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जन जागृति। आम आदमी को बताना होगा कि आप जिस बड़े सिस्टम के भीतर में रह रहे हैं, वहां कहीं भी किसी भी स्रोत से अगर प्रदूषण हो रहा है तो निश्चित रूप से आप उससे प्रभावित होने जा रहे हैं। तो यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए सचेत रहें, सावचेत रहें, प्रदूषण से बचने के उपायों पर भी चर्चा करें, और हम सब मिलकर के इस प्रदूषण को रोकने का भी प्रयास करें। तो आम जन को इसके लिए जागृत करना है। किसके किसके दुष्प्रभाव के प्रति? कीटनाशकों के प्रति, रोगनाशकों के प्रति और खरपतवार नाशी रसायनों के दुष्प्रभाव से, ताकि सब मिल करके इनके उपयोग को कम से कम करें, समन्वित इनका उपयोग करें और मानक के अंदर इनका उपयोग करें, ताकि हमारे जल, थल और वायु इस प्रदूषण से बचे रहें। कई जगह कुछ खरपतवार वीड्स आ जाते हैं, जैसे जलीय जीवन में जलकुंभी आ जाता है, और स्थलों में गाजर घास आ जाती है, पार्थीनियम, इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। और ये इसको पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय आतंकवादी के रूप में बोलते हैं। इनके जो जब ये फलते फूलते हैं उस समय जो इनके पॉलेंस निकलते हैं वो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो इनको उखाड़ करके इनको जला देना चाहिए।
अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, बाजार में जो उपलब्ध कीटनाशक होते हैं उन पर कुछ लेबल्स बने हुए होते हैं। आम जनता को भी और हमारे कृषि विज्ञान के विद्यार्थी को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि इन पर कई रंग के कोड बने रहते हैं और इन रंगों के कोड की मदद से हम पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन बहुत ज़्यादा जहरीला है, कौन कम जहरीला है, कौन मध्यम जहरीला है। तो उसी हिसाब से इनका प्रयोग किया जाना चाहिए और इनकी घातक मात्रा के बारे में भी हमें जानना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो अत्यधिक जो जहरीले होते हैं, तो उनमें लाल रंग आपको देखने को मिलेगा। ये जो सारा जो चीज है आपको लाल रंग का यहां पर, तो ये जो है अत्यधिक जहरीले होते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? मोनोक्रोटोफास आता है, फॉरेट 10 ग्राम, मिथाइल पैराथियन आता है, मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण आता है। इनकी 1 से 5 जो मिलीग्राम की मात्रा है वही हानिकारक सिद्ध होती है। फिर हम आते हैं अधिक जहरीला। इस पे जो निशान बना रहता है वो पीले रंग के इनका कोड कलर होता है। तो पीले रंग के कलर से हम पहचान सकते हैं कि ये अधिक जहरीले में है। इसमें क्लोरोपाइरीफास है, इमिडाक्लोरोपिड है, डाइक्लोरोवास है, साइपरमेथ्रिन है और फेनवलरेट ये रसायन है। इनकी 51 से 500 मिलीग्राम प्रति किग्रा की जो मात्रा है वो घातक मात्रा है। तीसरा आता है हमारा चमकीला नीला रंग। इसमें नीले रंग आपको कोड मिलेगा, आप मार्केट में जाकर के इसको देख सकते हैं। ये मध्यम जहरीला है। इसमें मेलाथियन आता है, आइसोप्रोट्यूरान है, कार्बेंडिज और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। इनकी 501 से लेकर 5000 मिलीग्राम की मात्रा हमारी हानिकारक है। इसी तरह से चमकीला हरा रंग जो आता है वो कम जहरीले रसायनों के लिए होता है। इसमें मैंकाजेब, सल्फर, एजाक्टेरेक्टिन और टैक्साकोनाजॉन आते हैं। इसमें 5000 मिलीग्राम से अधिक की मात्रा इसमें हानिकारक होती है। तो हमने देखा कि बाजार में मिलने वाले जो रसायन हैं उन पर किस प्रकार से कलर कोड है और उस कलर कोड से हम समझ सकते हैं हमको कम से कम जहरीले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जिसे हम कहते हैं प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड। देखिए, जब फसलों में अंतिम बार कीटनाशी हम छिड़कते हैं ना और फिर फसल को हम काटते हैं या उसके हम पार्ट्स, फल फूल वगैरह को हम लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो उनके बीच की जो एक अवधि होती है, एक प्रतीक्षा अवधि होती है, जब वो उत्पाद सुरक्षित हो प्रयोग किए जाने के लिए, उस अवधि को हम क्या कहते हैं? प्रतीक्षा अवधि। फल और सब्जियों में जब हम कीटनाशियों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके बाद हम उस प्रतीक्षा अवधि के पश्चात ही हार्वेस्टिंग करें, यानी उसके हम कटाई इत्यादि करें, तोड़ाई इत्यादि करें। तो इस प्रतीक्षा अवधि के पश्चात अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा। देखिए, एंडोसल्फान का अगर हम प्रयोग किया है हमने अपनी फसलों पर, तो हमें 10 से 12 दिन रुकना होगा हार्वेस्टिंग के लिए, फसलों के कटाई के लिए या फल सब्जियों के तोड़ाई के लिए। लिंडेन में 9 दिन, मोनोक्रोटोफास में 10 दिन, मेलाथियन में 5 दिन और मिथाइल पैराथियन में 10 दिन हमें रुकना होगा। अगर हम साइपरमेथ्रिन का प्रयोग करते हैं तो 4 दिन, फेनवलरेट का प्रयोग करते हैं तो 9 दिन और डाइमेथियोट का प्रयोग करते हैं तो 15 दिन तक के लिए हमें रुकना होगा हार्वेस्टिंग के लिए। डाइक्लोरोबास में 7 दिन, क्यूनाल फॉस में 15 दिन और एल्ड्रिन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो 10 से 20 दिन हमें रुकना होगा हार्वेस्टिंग के लिए। इसी तरह से विभिन्न जो रसायन हैं इनका आप देख सकते हैं, 20 से 30 दिन डाइएल्ड्रिन आप देख सकते हैं, कार्बोरिल 8 से 10 दिन, डीडीटी 10 से 20 दिन, डाइजीनॉन 15 से 20 दिन, हेप्टाक्लोर 5 से 7 दिन, फास्फोमिडोन 20 से 30 दिन और फोरेट 25 से 30 दिन। तो मैक्सिमम जो आप अवधि देख रहे हैं वो 25 से 30 दिन की आ रही है। इस अवधि के बाद ही हार्वेस्टिंग करें या इस्तेमाल करें जो प्रोडक्ट है, अन्यथा वो शरीर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें कुछ खास बातें ध्यान रखनी होगी ताकि नासी रसायनों से, प्रदूषण से हम बच सकें। रासायनिक उर्वरक और नासी रसायनों द्वारा
सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है खेती में। मानव शरीर में अगर ये नासी रसायन पहुंचते हैं तो इससे कैंसर, सिरदर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अंधापन, आमाशय के बहुत सारे रोग, यकृत रोग और कोलेस्ट्रॉल में भी वृद्धि देखने को मिलती है इन रसायनों के प्रयोग से। हम आपको बता चुके हैं कि सेफेरी ने बताएगा कि भारत में 1 लाख व्यक्तियों में से 60 व्यक्तियों की मृत्यु तो इस प्रदूषित जल के फैलने वाले रोगों से हो जाती है। कृषि रसायनों का हमें इस्तेमाल अगर करना है तो कैसे करना है? एक तो सावधानी पूर्वक करना है, दूसरा संतुलित प्रयोग करना है। पौधों के संरक्षण के लिए हमें समन्वित कीट प्रबंधन का प्रयोग करना है। समन्वित कीट प्रबंधन में हम भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों विधियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। जैविक खाद का प्रयोग करें, अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करें और इस प्रकार से हम पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नासी रसायनों के डिब्बे पर जिस कलर कोड की हमने बात करी ना, उन डिब्बों का रंग देख करके ही लाल रंग ये अत्यधिक जहरीले में है, पीला रंग अधिक जहरीले में है, नीला रंग मध्यम जहरीला है और हरा रंग जो है वो कम जहरीला प्रदर्शित करता है। तो अगर इनका हमें प्रयोग करना है तो उस हिसाब से, रंगों के हिसाब से देख कर करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम, अगर जहर का प्रयोग ही जरूरी हो गया है, वीडीसाइड्स का प्रयोग करना जरूरी हो गया है, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करना जरूरी हो गया है, पीड़कनाशियों का प्रयोग करना जरूरी हो गया है, तो कम से कम जहरीले वाले पीड़कनाशियों का हम यहाँ पर प्रयोग करें। और सब्जियों में अगर हमने कीटनाशियों का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि सब्जियां सीधे मार्केट से ले आकर के और हल्का फुल्का धो करके और उनको घरों में पका लेते हैं। सब्जी हैं और फल हैं, ये प्राय बहुत सारे फल तो, ज़्यादातर जो फल हैं वो कच्चे ही खाए जाते हैं, कई सारी सब्जियां भी कच्ची खाई जाती हैं, जैसे सलाद वाली चीज़ें, खीरा, ककड़ी वगैरह। तो इन कीटनाशियों का जब हमने प्रयोग किया है तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार की कीटनाशी का हमने प्रयोग किया, इसकी प्रतीक्षा अवधि कितनी है। उस प्रतीक्षा अवधि के बाद ही इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और उसके बाद ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम इन कीटनाशकों के और नासी रसायनों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। तो बच्चों, कक्षा 12 के अध्याय 9 में हमने इस पार्ट की वीडियो में ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ा, विकिरण से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ा और नासी रसायनों और उर्वरकों द्वारा होने वाले प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम फिर किसी ऐसे ही रोचक जानकारी वर्धक पाठ के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।